हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में बात करूंगी। एज वी ऑल नो, वन ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड इज दैट ऑफ पद्मावत। हाउएवर, रिगार्डिंग द historical importance of Padmavat as a text or a historical evidence, there is a controversy regarding its originality also, which we will further discuss in this video. यदि हम यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के विषय में, तथा यदि हम बात करना चाहें उस समय जो पद्मिनी एपिसोड हुआ था कितना वो सही था या ये फिक्शन था, इसके विषय में हमें जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के हम कह सकते हैं कि पुस्तक से मिलती है। हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा है अपने किताब में पद्मिनी के विषय में, तथा जो अलाउद्दीन खिलजी का उसके तरफ झुकाव था उसके विषय में। हाउएवर, जितने भी हम कह सकते हैं जो हिस्टोरियंस है, बाद में इसमें कहीं भी, क्योंकि अन्य जितने भी इतिहासकार हैं इसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए इसको जो है यहाँ पे फिक्शन के तौर पे भी कहा जाता है कि ये फिक्शनल है। इस स्टोरी में कोई भी जो है यहाँ पे इसको हिस्टोरिकल एविडेंस या प्रूफ के जैसा नहीं देखा जा सकता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं पद्मावत जो लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, उसके विषय में यदि हम बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि मलिक मोहम्मद जायसी को हम पद्मावत जैसे विश्व प्रसिद्ध अनुपम कृति महाकाव्य के सृजन के लिए जानते हैं या याद करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित जायस नामक कस्बे में हुआ था। यही कारण है कि उन्हें जायसी करके संबोधित किया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में बहुत अधिक तथ्य एवं साक्ष्य उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, फर्स्ट द टेक्स्ट बुक और द हिस्टोरिकल एविडेंस विच वी फाइंड एज द पद्मावत, इट इन इटसेल्फ इज कॉन्ट्रोवर्शियल। एंड सेकेंड, यहाँ पे कि जो उनके तथ्य या उनके विषय में ही हमें बहुत अधिक कोई जानकारी स्पष्ट तौर पे नहीं मिलती है, तथा हम कह सकते हैं कि जो इनका जो यहाँ पे इनके विषय में ही जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे विरोधाभास जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जिस समय हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की या पद्मावत की भी, तो ये खुद में एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट हो जाता है, परंतु फिर भी क्योंकि इसके जिक्र हमें हिस्ट्री में मिलती है तो हम इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं था। लेखकों का यह भी मत है कि जायसी की एक आंख चेचक के कारण चली गई थी और उन्हें बाएं कान से भी सुनने में तकलीफ होती थी। तो यहाँ पे एक एविडेंशियल जो है ये आता है हमारे पास में जानकारी कि उनको जो है बहुत अधिक आकर्षक व्यक्तित्व उनका नहीं रहा था और उन्हें परेशानी रही थी, एक आंख में भी उनका और एक कान से भी उन्हें सुनाई नहीं देती थी। यही कारण है कि जब वो एक बार शेरशाह के दरबार में उपस्थित हुए थे तो उनके व्यक्तित्व और चेहरे को देखकर शेरशाह ने हंसते हुए कटाक्ष भी किया था। इस पर मलिक मोहम्मद जायसी ने काफी गंभीरता एवं संयमित भाषा में उनसे पूछा कि आप मुझ पर हंस रहे हैं या मेरे सृजन करने वाले ईश्वर पे। तो यहाँ पे जो ये लाइन हमें, जो हम अभी इसके विषय में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से शेरशाह के द्वारा जब कटाक्ष किए जाने पे संयमित होते हुए मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी भाषा का जो उपयोग किया और जिस प्रकार से अपनी बात को यहाँ पे अपना समक्ष रखा था शेरशाह के, ये दर्शाता है कि वो कितने ही सशक्त व्यक्तित्व के व्यक्ति भी थे और शायद यही उनके जो कृति है उसमें भी हमें दिखाई देती है। मलिक मोहम्मद जायसी के इस कथन से शेरशाह काफी शर्मिंदा हुआ और उसने उनसे क्षमा मांगी थी। तो यहाँ पे जैसा मैंने अभी आप लोगों से कहा कि शेरशाह सूरी को यहाँ पे जब माफी मांगनी पड़ी तो ये दर्शाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उन्हें मालूम था कि कहाँ पे किस प्रकार से अपने आप को रखना है तथा अपनी बातों को भी रखना है, ताकि जो है उनके व्यक्तित्व को लोग पहचान सकें और जान सकें, और उनके ये सशक्त व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। यद्यपि इसमें भी विरोधाभास है। कुछ लोगों का कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के दरबार में गए ही नहीं थे, बल्कि शेरशाह स्वयं उनसे मिलने उनके पास में आया था। अब फिर से मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मलिक मोहम्मद जायसी खुद में ही कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी या फिगर, और दूसरा एज अ हिस्टोरियन
और दूसरा कि जो उनकी कृति रही है उसके विषय में भी हमें देखते हैं कि हमें विरोधाभास देखने को मिलती है। क्योंकि जब हम यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा करते हैं, पहले मैंने आप लोगों से कहा कि वो दरबार में गया था शेरशाह का, परंतु यहाँ दूसरा जो पक्ष हमारे समक्ष आता है वह यह है कि शेरशाह स्वयं उनसे मिलने गया था। अमेठी के राजा राम सिंह मलिक मोहम्मद जैसी का काफ़ी सम्मान किया करते थे और उन्हें एक सूफी फकीर के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सूफिज्म और जो भक्ति मूवमेंट है वो दिल्ली सल्तनत के समय वो रहा था, और इस समय में जो सूफी जो उस समय के फकीर थे उनको बहुत अधिक उच्च स्थान प्राप्त था समाज में भी और प्रशासन में भी, और इसी को हम देखते हैं कि जोड़ा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के साथ में भी, और उन्हें एक सूफी फकीर या संत के तौर में भी प्रतिष्ठा प्राप्त रही थी। मलिक मोहम्मद जैसी और अमेठी के राजा राम सिंह के मध्य के संबंधों को लेकर विद्वानों का मत है कि अमेठी के राजा राम सिंह पद्मावत काव्य से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो पद्मावत एज अ टेक्स्ट या हिस्टोरिकल वर्क जो था, इसका इम्पोर्टेंस उस समय में भी बहुत था और इसके विषय में लोगों को जानकारी रही थी, जिससे कि हम देखते हैं कि राजा राम सिंह जो शासक रहे थे अमेठी के, वो बहुत प्रभावित भी हुए थे और पद्मावत से प्रभावित होकर उन्होंने जायसी को अमेठी आने का निमंत्रण भी दिया था। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी कहा, राजा राम सिंह बहुत अधिक प्रभावित थे जायसी से और इसी वजह से उन्होंने अमेठी उन्हें आने का आमंत्रण भी दिया था और इसके पश्चात जायसी और राम सिंह में काफ़ी घनिष्ठता भी स्थापित हो गई थी। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि राजा राम सिंह के 2 पुत्र जो उन्हें प्राप्त हुए थे वो मलिक मोहम्मद जैसी के आशीर्वाद से ही हुए थे। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने अनुपम कृति पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के संदर्भ में अत्यंत ही आकर्षक ढंग से उस समय के इन लोगों से जुड़े इतिहास और कहानियों को एक सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि जो पद्मिनी थी या जो उनका रहा था राजा रतन सेन के साथ में संबंध और इनके विषय में जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जैसी की जो पुस्तक है पद्मावत, उसी से प्राप्त होती है। रतन सेन पद्मिनी और हीरामन तोते के सहारे जैसी ने इतिहास को और कल्पना को एक दूसरे में समावेशित करते हुए एक बहुत ही भव्य सृजन समता का परिचय पद्मावत में दिया है। यहाँ पे क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि हीरामन तोते के सहारे ही उन्होंने ये पूरे ही इतिहास को लिखने का जो है कार्य भी किया था, तो यहाँ पे उसके माध्यम से जो चित्रण किया गया है रतन सेन और पद्मिनी के विषय में, ये बहुत ही एक सुंदर कृति के जैसा हमारे समक्ष आता है, जिसका कि हम कह सकते हैं कि एज अ हिस्टोरिकल एविडेंस और साक्ष्य के तौर पे भी और तथा एक कृति के तौर पे भी इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रहा है। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के कवि रहे थे। जैसी की भाषा अत्यंत ही सरल और उदार रही थी और इसीलिए शायद जो इनकी पुस्तक है वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है। वह एक सूफी फकीर तथा हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि भी थे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पद्मिनी का यहाँ पे जो एपिसोड है जिसका चित्रण उन्होंने पद्मावत में की है, उसके अलावा हमें जो जानकारी मिलती है कि वो हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी कवि भी रहे थे। वह एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने सृजन से सूफी साहित्य को भी एक नया आयाम पहुंचाने का कार्य किया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं उनका योगदान सिर्फ पद्मावत में ही दिखाई देता है। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि वो एक बहुत अच्छे कवि भी रहे थे और तथा साथ ही साथ जो सूफी साहित्य है उसको भी उन्होंने एक नया आयाम या ऊंचाई पर पहुंचाया था। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता के नाम के विषय में यदि हम चर्चा करें तो उनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था, जो कि एक छोटे जमींदार की हैसियत रखते थे और कृषि कार्य में संलग्न रहते थे। स्वयं जैसी भी अपना जीवन निर्वाह खेती करके ही किया करते थे। जैसी के पारिवारिक जीवन के संदर्भ में हमें यह जानकारी मिलती है कि वह गृहस्थ जीवन में रहे थे और उनके 7 पुत्र भी रहे थे। तो यहाँ पे जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं अभी कि वो सूफी संत के तौर पे भी उनका उल्लेख किया गया है और विख्यात भी वो रहे थे, परंतु फिर भी हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रारंभिक तौर पे वो खेती का कार्य भी किया करते थे, गृहस्थ जीवन में भी रहे थे तथा उनके 7 पुत्र भी रहे थे। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि दुर्भाग्यवश
दीवार गिर जाने के कारण इन सभी की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया था और उनमें वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी और वह एक गृहस्थ जीवन जो व्यतीत कर रहे थे उससे वैराग्य की ओर आकर्षित हुए थे और सूफी फकीर भी बन गए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एक माना यह जा सकता है यहाँ पे कि जो निर्धारित होता है उसी का हम यहाँ पे एक ट्रू एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है, क्योंकि शायद अगर ऐसा नहीं होता कि उनके जितने जो पुत्र थे उनके दीवार गिरने से जो मृत्यु हो गई थी तो उनका आकर्षण कभी भी वैराग्य की ओर होता ही नहीं और आगे चल करके इनका जो है सूफी फकीर बन जाना और उनका कवि के तौर पे उभर करके सामने आना और उनकी कृति जो रही है वो हमारे समक्ष जिस प्रकार से दिखाई देती है ऐसा नहीं होता। यदि हम उनके शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो जैसी ने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किंतु मुसलमान फकीरों, गोरखपंथी और वेदांती साधु संतों के सानिध्य के कारण उन्हें काफी कुछ सीखने का अवसर मिला था। तो यहाँ पे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी थे वो बहुत अधिक शिक्षित तो नहीं थे, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि विधिवत जो एक शिक्षा प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को वह मलिक मोहम्मद जैसी को नहीं मिली थी, परंतु उनका संसर्ग जो है वो लगातार फकीरों और साधु संतों के साथ में रहा था। इस वजह से उन्हें बहुत हम कह सकते हैं कि सीखने को भी मिला था और यही उनके जो हम कह सकते हैं जो काव्य कृति है या जो जिनके जितना उनका कार्य रहा है, लेखनिक कार्य रहा है, उसमें हमें यह स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। जैसी कि अनुपम जो कृति रही है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जैसी कि अनुपम कृति पद्मावत में 4 मित्रों का उन्होंने यहाँ पे वर्णन भी किया है। इनमें से यदि हम बात करें तो यूसुफ मलिक को उन्होंने पंडित और ज्ञानी कहा है। सलार एवं मियाँ सलोने के वर्णन में उन्होंने लिखा है कि ये युद्ध प्रिय और महान वीर थे। चौथे मित्र के रूप में उन्होंने बड़े शेख का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने एक सिद्ध पुरुष बताया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो है लगाव मित्रों के साथ में भी उनका रहा था, जिस वजह से उनका जो चित्रण है वो भी हमें दिखाई देता है। उनके द्वारा उनकी जो कृति रही है पद्मावत में, यह दर्शाता है कि वो बहुत हम कह सकते हैं कि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति भी थे और लोगों के विषय में बात करना, उनके साथ जुड़े रहना उन्हें पसंद भी रहा था। यहाँ पे यदि हम आगे और इनके विषय में चर्चा करते हैं तो पद्मावत मसनवी शैली में रचित एवं प्रबंध काव्य है, जिसमें 57 खंड है। तो यहाँ पे ये याद रखने योग्य बात है कि जो शैली लिखी गई है जिसमें पद्मावत वह मसनवी शैली है और दूसरा कि इसमें 57 खंड हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि इसकी जो भाषा रही है पद्मावत की उसके विषय में, तो ये भाषा जिसमें लिखी गई है वह अवधी रहा है और चौपाई नामक छंद का प्रयोग इसमें मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रबंध काव्य के तौर पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो चौपाई नामक छंद का प्रयोग इनके द्वारा पद्मावत लिखने के दौरान की गई है। मलिक मोहम्मद जैसी के सृजन की कई ग्रंथों रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, चित्ररेखा, आखिरी कलाम जैसी रचनाएं हमारे समक्ष आती हैं। जैसी की रचना आखिरी में प्रलय को चित्रित किया गया है। लोगों का विश्वास है कि आखिरी कलाम में जो वर्णन जैसी जी ने किया है वह इस्लामी मान्यता के तहत प्रलय का ही वर्णन है। यदि हम इसके भाषा के विषय में बात करें तो इसमें उन्होंने फारसी भाषा का उपयोग किया है। जैसी ने आखिरी कलाम में मसनवी शैली का प्रयोग किया है और मसनवी शैली का प्रयोग करते हुए आराधना भी की है। मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य रचना जो काफी प्रसिद्ध है वह एक प्रेम कथा है जिसका नाम चित्ररेखा है। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि पद्मावत के अलावा उनका जो है अन्य कार्य भी अगर उस एरिया से रिलेटेड अगर हमें देखने को मिलता है या जानकारी जो मिलती है वह चित्ररेखा भी है। यद्यपि पद्मावत के समक्ष चित्ररेखा का महत्व ना के बराबर है, फिर भी जैसी के द्वारा चित्ररेखा में पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके 4 मित्रों का बहुत ही कुशलता के साथ भावनात्मक पक्षों को दिखाते हुए वर्णन किया गया है। जैसे कि एक और मशहूर रचना कहरनामा है, जिसकी मूल भावना में हम
उत्तर प्रदेश के लोकगीत कहार गीत को पाते हैं। जैसी ने उसे उत्तर प्रदेश की कहार गीत की पृष्ठभूमि में ही कहारनामा रचना का सृजन कर डाला है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि उनकी जो कृति या जो कार्य रहे हैं लेखन के, उसे लोकगीत कहार जो गीत है उसके साथ में भी जोड़ करके देखा जाता है। लोगों का विश्वास है कि मलिक मोहम्मद जैसी की अंतिम रचना अकराबाद है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जैसी की अंतिम रचना के विषय में, तो वह अकराबाद रहा है, जिसमें उन्होंने सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में बहुत ही कलात्मक वर्णन किया है। अब यहाँ पे हम ये अगर चर्चा करते हैं उनके कृतियों के विषय में या उनके लेखन कार्य के विषय में, तो हमें यहाँ पे ये स्पष्ट दिखता है कि उनका कहीं ना कहीं जो नेचर है या जो सृष्टि है उससे भी उनका लगाव या जुड़ाव देखने को मिलता है। क्योंकि इसके पहले मैंने बात की जो उनकी एक कृति रही थी उसमें उन्होंने प्रलय के विषय में या प्रलय से उनका कार्य को जोड़ के देखा जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे जो उनका कार्य रहा है उससे उनका जो सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में जो कलात्मक एक वर्णन हमें दिखाई देता है या जो स्पष्ट तौर पे हमारे समक्ष आता है, इससे हम ये कह सकते हैं कि वो प्रकृति के प्रेमी भी रहे थे, जिसके विषय में वो लिखना भी पसंद करते थे। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी फकीर भी थे और सूफी संप्रदाय की मूलभूत धारणा की साधक प्रेम की साधना से ही सफलता को पा सकता है। इसमें उनका भी विश्वास यह भी रहा था कि उनकी रचनाओं में, जैसा कि हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वो खुद भी सूफी धर्म से जुड़े हुए थे, सुप्रसिद्ध एक सूफी संत भी रहे थे, तथा उन्होंने यह भी कहा था कि जो सूफी संप्रदाय की जो मूलभूत जो धारणा रही थी कि जो एक कनेक्शन होना चाहिए, एक प्रेम का साधना होना चाहिए ईश्वर का, या जो हाईएस्ट हम पावर कह सकते हैं उसके साथ में जो साधक है उसको वो बहुत ही अच्छे प्रकार से दर्शाते हैं और उनका इसमें बहुत अधिक विश्वास भी रहा था, जिसका हम उल्लेख या उसका उदाहरण स्पष्ट तौर पे उनके रचनाओं में भी देखते हैं। यदि हम जैसी के रचनाओं में साहित्य के रसों के समावेश की बात करें तो जैसी की रचनाओं में हमें विभत्स रस, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, इन सभी का समावेश देखने में आता है। तो यहाँ पे जब हम साहित्य के विषय में ही बात करते हैं तो उसके साथ में बहुत अलग अलग प्रकार से जो रस हैं, जितने भी प्रकार के, वो भी जुड़ के आते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी कहा कि विभत्स रस, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, ये सभी उनके कृति में समावेशित दिखते हैं। इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो बहुत ही अच्छे एक लेखक भी और रचनाकार भी रहे थे। अधिकांश रचनाओं में जैसी के द्वारा जो हम देखते हैं कि उनके द्वारा ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि उनकी जो कृति रही है उसमें ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। यही नहीं, जैसी ने अपने रचनाओं में अलंकारों के प्रयोग को भी काफी महत्व भी दिया था या उसे प्रमुखता भी दी थी। तो यहाँ पे यदि हम किसी भी एक अच्छे रचनाकार के विषय में यदि बात करें या साहित्य प्रेमी के विषय में बात करें तो उसे हम अलंकारों के साथ में भी जोड़ के देखते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जितने भी उनके लेखन कार्य हैं या जो कृति है उसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है, इस कारण यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो बहुत ही एक अच्छे लेखक और रचनाकार रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब पद्मावत के विषय में हम बात करें तो सिर्फ हमें राजा रतन सेन या पद्मिनी एपिसोड जो रहा था उसके विषय में ही जानकारी मिलती है। जाने अनजाने हमें अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, उस समय उसके साम्राज्य विस्तार के विषय में, उसका जो व्यक्तित्व रहा था उसके विषय में भी हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है। जब भी मलिक मोहम्मद जैसी अपने कृतियों के विषय में जब लिखते थे या उनका जो लेखन कार्य रहता था उसमें उस समय के समाज और जो धार्मिक जो समय का परिवेश रहा था उसका भी हमें बहुत अधिक जानकारी उनके लेखन कार्य से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि द वर्क्स ऑफ मलिक मोहम्मद जैसी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द पद्मिनी एपिसोड बट ऑल्सो इट क्लियरली mentions or writes about the social setup of that time, also the characteristics of the character or the personality of अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई लेखन कार्य होता है किसी भी लेखक के द्वारा या रचनाकार के द्वारा, वो भले ही एक टॉपिक से ही रिलेटेड हो, फिर भी जाने अनजाने जितने भी समाज से जुड़े हुए जो होते हैं पक्ष, वो उसमें समावेशित हो ही जाते हैं। तो इस वजह से भी मलिक मोहम्मद जैसी की जो कृतियां रही हैं
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। यदि हम दिल्ली सल्तनत के उस समय के सामाजिक और जो धार्मिक उस समय का जो कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर रहा था, उसके विषय में भी हमें जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, या हम इन क्षेत्रों के विषय में जानकारी हासिल करना चाहें तो भी मलिक मोहम्मद जैसी की जितनी भी कृतियां रही हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो रिगार्डिंग द topic Malik Mohammad Jaisi, please do like, share and subscribe. Thank you. Please stay connected.